प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह DUPG कॉलेज वाराणसी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। मैं आज आपके साथ रॉके के इतिहास दर्शन पर चर्चा करूँगा। यह टॉपिक MA 4th सेमेस्टर के कोर पेपर का हिस्सा है और आज हम लोग रॉके के कुछ प्रमुख कृतियों और उनके कुछ प्रमुख अवदानों पर चर्चा करेंगे, खासकर इतिहास लेखन के क्षेत्र में, और उनके इतिहास दर्शन के कुछ पक्षों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि रॉके का काम बड़ा ही विस्तृत है और आधुनिक इतिहास लेखन को जो आधार प्रदान करने का काम किया, उसमें रॉके की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रॉके ने आधुनिक इतिहास लेखन की दशा और दिशा को तय करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉके का जन्म 1795 में सैक्सनी प्रांत में हुआ था, जो वर्तमान जर्मनी में आता है, और यह जब इन्होंने इतिहास लेखन का काम आरंभ किया था, उस समय आधुनिक तरीके से इतिहास लेखन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और निबूर ने इस काम को आरंभ कर दिया था, लेकिन इसको जो व्यवस्थित रूप देने का काम किया वह रॉके ने ही किया। और इनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्रोटेस्टेंट स्कूल में प्राप्त की थी। आगे चलकर ये लेप्जिग विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की और इनका जो अध्ययन का जो मुख्य क्षेत्र था वह धर्मशास्त्र और क्लासिकल जो साहित्य था उसमें ये अध्ययन कर रहे थे। खासकर उसमें जो भाषा संबंधी जो सिद्धांत थे या भाषागत जो विशेषताएं थी उनका अध्ययन करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और उनका यह अप्रोच आगे चलकर इतिहास लेखन के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि फिर इन्होंने इतिहास लेखन में ऐतिहासिक स्रोतों के जो टेक्स्ट का जो किस तरह से आलोचनात्मक अध्ययन किया जाए, उनमें उनका यह दृष्टि बड़ी काम की सिद्ध हुई। और उन्होंने ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनके किस तरह से आलोचनात्मक अध्ययन किया जाए, इस पर इन्होंने ध्यान देना आरंभ किया। इनके पुस्तकों और लेखों की संख्या काफ़ी है। इनके कुछ पुस्तकों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज कि जिन्होंने इतिहास लेखन की दिशा में केंद्रीय भूमिका निभाई। इनकी पहली महत्वपूर्ण रचना जो मानी जाती है, हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड द टेक्टोनिक नेशंस, इस पुस्तक में यद्यपि इन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन इनकी जो मूल दृष्टि थी इतिहास लेखन की वह सामने आने लगी थी। तथ्यों के प्रति जो इनका जो शुद्धतावादी दृष्टिकोण था और किस तरह से प्राथमिक स्रोतों को ध्यान दिया जाए और कि इतिहास का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए इतिहासकार का, इस पर इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की थी। आगे चल के अभी हम चर्चा करते हैं इस पर। लेकिन इनको जो विशेष रूप से प्रसिद्धि मिली वह पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ द पोप्स। इस पुस्तक में उन्होंने कैथोलिक जो चर्च है इसके विकास पर चर्चा की और खासकर पोप के योगदान पर चर्चा की है। और इन्होंने बड़े ही, यद्यपि ध्यान देने की बात थी कि यह प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से कैथोलिक पोपों ने यूरोप की एकता में भूमिका निभाई, यूरोपीय सभ्यता को किस तरह से विकसित करने में मदद किया, इस पर इन्होंने चर्चा की और बड़े निष्पक्ष ढंग से ये उनकी बात रखते हैं। गूच जैसे इतिहासकार का मानना है कि तटस्थ भाव से इतिहास लिखने का यह एक सर्वोत्तम उदाहरण है और इस तरह का प्रयास इन्होंने पहली बार किया। आगे चलकर बहुत से लोगों ने इस तरीके की पद्धतियों को अपनाने की कोशिश की और इसमें अनेक नए तत्व भी शामिल हुए, लेकिन इसकी जो शुरुआत करने का काम किया वो एक तरह से समझिए तो रॉके ने किया। रॉके जो मानना था कि इतिहासकार का मूल उद्देश्य जो है वो तटस्थ भाव से तथ्यों को देखना है, वह कोशिश करके किसी प्रकार की विचारधारा या वाद विवाद में न पड़े। अगली जो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रही, जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन, इसमें उन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन के उदय का तार्किक वर्णन किया है और इसमें उन्होंने ईसाई धर्म के सुधार के विषय में भी चर्चा की है। इसमें भी बड़ी ही सावधानी से उन्होंने दोनों ही मतों का, जो प्राचीन ईसाई मत था और जो नवीन ईसाई मत था, इसके दोनों ही पक्षों की बातों को सामने लाने की कोशिश किया है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण रचना है जिससे उनके इतिहास दर्शन में प्रकाश पड़ता है वह है द 9 बुक्स ऑफ द प्रशियन हिस्ट्री। इसमें प्रशा के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उत्कर्ष की कहानी का वर्णन है और इसमें भी इन्होंने अपने को जर्मन उग्र भावनाओं से मुक्त रखते हुए बड़े ही संयत तरीके से जर्मनी का या प्रशा के उत्कर्ष की बात ये सामने लाते हैं। इसी प्रकार इनकी एक पुस्तक महत्वपूर्ण है, वो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रांस। इस पुस्तक में उन्होंने
जो फ्रांस के कुछ प्रमुख शासक हैं उनके काल में उनकी नीतियों और शासन कालों पर चर्चा की है और उसकी विशेषताओं और दुर्गुणों सब पर वो ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उनकी जो दृष्टि है वे वहाँ जर्मन दुराग्रह से मुक्त है और वो कोशिश करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से वो फ्रांस का इतिहास लिख सकें। उनकी एक अन्य रचना महत्वपूर्ण मानी जाती है, वह है द ओरिजिन्स ऑफ द वार्स ऑफ द रेवोल्यूशन। इसमें उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के प्रति अपने विचार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय यह है कि वे फ्रांसीसी क्रांति के विरोधी थे। एक तरह से वो समझिए तो प्रजातांत्रिक मूल्यों के भी विरोधी थे, लेकिन इस तरीके से उन्होंने इतिहास को तटस्थ तरीके से लिखा है कि इसमें उनकी जो पूरी निष्पक्षता की दृष्टि वो सामने आती है। उनका मानना था कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की जिम्मेदारी उन लोगों पर थी जिन्होंने बुद्धिवादियों एवं विशिष्ट वर्ग के विरोध को ठीक ढंग से नहीं समझा और उन्होंने यूरोपियन शक्तियों को भी मूर्खतापूर्ण से समझ करके फ्रांसीसियों के राष्ट्रीय गर्व को गलत तरीके से प्रोत्साहित किया, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति अनिवार्य हो गई और संघर्ष अत्यावश्यक हो गया। यद्यपि उनका मानना था कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो गलत मूल्यों को लेकर थी, इसका कोई आगे चलकर बड़ा वो नहीं होगा। हालांकि वे गलत सिद्ध हुए। आगे चल के फ्रांसीसी क्रांति जो है वह बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की जिनकी तारीख पर चर्चा करना यहाँ संभव नहीं है। वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक इतिहास लिखते रहे, इतिहास का लेखन का काम करते रहे और बड़े संजीदगी से करते रहे। उनकी जो अंतिम महत्वपूर्ण रचना है वह है विश्व इतिहास, जो उन्होंने 1880 में काफ़ी जब उम्र के वे हो गए तब वे आरंभ किए। इस पुस्तक में उन्होंने मानवीय समाज के उद्भव से लेके अपने समय तक इतिहास लिखने की संभवतः योजना बनाई थी और उसके 6 संस्करण उनके जीवित रहते हुए सामने आ चुके थे। 6 संस्करण, 6 भाग। प्रथम में उन्होंने ग्रीक और आरंभिक रोमन सभ्यता के विकास पर चर्चा की है। तीसरी संस्करण में वे रोमन साम्राज्य पर आते हैं। छठे संस्करण तक वे ऑटो प्रथम के काल तक का इतिहास लिख पाए थे और वहीं तक वे देख पाए थे मुद्रित रूप में। बाद के उनके भाग को उनके शिष्यों ने लिखा और पूरा किया। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक जो प्रतिबद्ध इतिहासकार के रूप में उन्होंने जीवन को बिताया और निरंतर ऐतिहासिक विमर्शों को उन्होंने बढ़ावा दिया। अभी हम उन सब चीज़ों पर चर्चा करते कि वे क्या उनके प्रमुख योगदान रहे हैं। इसके पहले हम उनके इतिहास लेखन के उद्देश्य पर आ जाते हैं। इतिहास लेखन में वे किन मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे। आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत करते समय उनकी जो पहली महत्वपूर्ण रचना थी द हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड द टेक्टोनिक नेशंस, इसमें उन्होंने अपनी भूमिका में यह बात लिखी है कि वह अनुभवात्मक इतिहास लेखन के तरफ उनका ध्यान ज़्यादा था। वे कहते हैं एक स्थान पर कि इतिहास में जिसमें अतीत के बारे में निर्णय लेने और वर्तमान को निर्देशित करने का काम सौंपा गया है ताकि भविष्य का लाभ मिल सके, लेकिन इतने महान कार्यों को संपन्न करने की अपेक्षा इस पुस्तक में नहीं है। इसका उद्देश्य, इस पुस्तक का उद्देश्य मज़िया दिखाना है कि वस्तुतः अतीत कैसा था। इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि रैंक का मानना था कि अतीत को खुद की शर्तों पर समझा जाना चाहिए, उसकी संजोग पर समझा जाना चाहिए, न कि वर्तमान की शर्तों पर। बीते युग के लोगों की प्रवृत्तियां और उसके व्यवहार को उस काल के संदर्भ में ही हमें अध्ययन करने की जरूरत होती है। कभी भी इतिहासकार को अपने युग के मानकों के आधार पर अतीत को नहीं देखना चाहिए, अतीत को नहीं समझना चाहिए। हमें वर्तमान के सरोकारों से इतिहास को बचाना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए, हमें या जो भी इतिहास लेखन में संलग्न व्यक्ति हैं उन्हें यह कोशिश करना चाहिए कि वे जिस काल का अध्ययन कर रहे हैं उस काल के लोगों के मुद्दे क्या थे। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि रैंक का मानना था कि इतिहास के अध्ययन का काम एक गंभीर काम है, तो इस दिशा में उन्हीं लोग को आना चाहिए, वे लोग जो गंभीर हों, इस विषय के प्रति गंभीर हों और इस विषय के प्रति जो स्थिर दृष्टि और निश्चित दृष्टि रखते हों। इसके बाद आ जाते हैं कि रैंक और किन किन चीज़ों पर बात करते थे। तो उनका मानना था कि प्राथमिक स्रोतों को बड़ा ही महत्वपूर्ण मानते थे। स्रोतों की विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता के प्रति उनकी पूरी प्रतिबद्धता उनकी जबरदस्त थी। उनका मानना था कि यदि हम अनुमान के आधार पर लिखेंगे इतिहास तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। उनका मानना था कि अनुमान और निष्कर्ष का जो भूमिका है वो पाठकों पर छोड़ देना चाहिए कि वे क्या अनुमान और निष्कर्ष निकालते हैं और
इसी प्रकार हमें सिद्धांतों के प्रतिपादन से बचना चाहिए। हमारा काम यह है कि तथ्य जिस प्रकार के मिलते हैं हमें उसी रूप में इतिहास को प्रस्तुत करना चाहिए। वे इतिहास और दर्शन शास्त्र की घनिष्ठता के भी विरुद्ध थे। वे तथ्य को बुद्धि कसौटी पर रखकर उनके द्वारा ही इतिहास लेखन को उपयुक्त मानते थे। उनका मानना था कि इतिहासकार का यह धर्म होता है कि वह तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करे जिस रूप में वास्तव में हैं। ऐतिहासिक तटस्थता की तो बात मैं पहले कर भी चुका हूँ। उनके इतिहास लेखन का एक प्रमुख उद्देश्य यही था कि ऐतिहासिक रूप से तटस्थ रहा जाए। हिस्ट्री ऑफ द पोप्स में हम इसकी बात पूरी तरह से देख सकते हैं, किस प्रकार से उन्होंने तटस्थ इतिहास लेखन को एक गैर धर्म मतलब कि एक विरोधी धर्म के होते हुए भी, यानी कि जो परंपरागत ईसाई धर्म है उसमें प्रोटेस्टेंट लोगों को तो परंपरागत विरोधी ही माना जाता है, तो किस तरह से विरोधी होते हुए भी उन्होंने ऐतिहासिक तटस्थता से इस भाव को लिखा। जबकि उल्लेखनीय यह है कि उन्हें प्रोटेस्टेंट अनुयायी होने के कारण वेटिकन अभिलेखागारों में जाकर मूल स्रोतों को अध्ययन करने की सुविधा नहीं थी, किंतु उन्होंने रोम और वेनिस में उपलब्ध सभी निजी पत्रों का विस्तृत अध्ययन कर इस पुस्तक की रचना की और किस प्रकार से यूरोप के एकीकरण में पोप संस्था का योगदान है इस पर उन्होंने चर्चा किया। तो तटस्थता की दृष्टि बड़ी ही महत्वपूर्ण थी उनकी, और वे इतिहासकार का ये प्रमुख दायित्व मानते थे कि इतिहासकार को तटस्थ होना चाहिए। जो वो इतिहास लिख रहा है उसकी मुख्य भूमिका जो है वह तटस्थ तरीके से तथ्यों को लाने की है। एक अन्य जो उनकी विशेषता थी कि विविध प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों को उन्होंने इतिहास लेखन में उपयोग किया, और इतिहासकारों से ये उनकी माने अपेक्षा थी कि इतिहासकार किसी एक प्रकार के तथ्यों के आधार पर या किसी निश्चित तथ्यों के आधार पर वो इतिहास न लिखकर जो भी उपलब्ध तथ्य हैं उन्हें प्रयास भी करना चाहिए, जैसे कि वे अपने इतिहास लेखन में विशेष रूप से ऐतिहासिक स्रोतों जैसे कि संस्मरण, डायरी, व्यक्तिगत और औपचारिक पत्र, सरकारी दस्तावेज, कूटनीतिक विज्ञप्ति आदि का प्रयोग करते थे। वे प्रत्यक्षदर्शियों के आंखों देखे वृत्तांत को भी इतिहास लेखन में सम्मिलित करते थे, अर्थात कि वे विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों का इतिहास लेखन में उपयोग करने को उचित मानते थे। उनका मानना था कि यदि हम कुछ निश्चित स्रोतों के आधार पर इतिहास लिखते हैं तो हमारा इतिहास लेखन जो है क्या होता है कि वह पूरी तरह से विषय के साथ न्याय नहीं कर पाता है। वस्तुतः रॉक के इतिहास को एक ऐसे निश्चित विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहते थे कि ताकि इतिहास को कल्पना और आदि भौतिक अटकलों या मूल्य वाले निर्णयों से मुक्त किया जा सके। आगे चलकर उन्होंने अपने इतिहासकार जो शिष्य थे उनके या जिन लोगों से वे ऐतिहासिक विमर्श करते थे इस बात पर उन्होंने उन लोगों को ध्यान दिलाया कि उनका दायित्व यह है कि वे ऐतिहासिक स्रोतों के विशेषकर वे भाषा शास्त्रीय आलोचना पर ध्यान दें। वे अगस्त कॉम्ट के एक तरह से प्रत्यक्षवाद के विपरीत रॉके ने घटना की सार्वभौमिकता पर उनका विश्वास नहीं था, बल्कि वे एक तरह से उनकी विचित्रता पर जोर देते थे। उनका मानना था कि ठीक ठाक से हमें विवरणों पर ध्यान देना चाहिए, न कि हमें सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की कोशिश करना चाहिए। आगे चलकर उनका यह प्रभाव, उनके इतिहास लेखन की यह दिशा बड़ा ही प्रभावशाली साबित हुई और 1848 तक आते आते जर्मन भाषी विश्वविद्यालयों में उनकी इतिहास पद्धति को अपनाया जाने लगा और 1870 के बाद यूरोप के अधिकांश देशों, अमेरिका और जापान के ऐतिहासिक अध्ययन में रैंक के मॉडल को स्वीकार किया गया। रैंक के बहुत से और महत्वपूर्ण योगदान हैं। उन्होंने ऐतिहासिक विमर्शों को बढ़ावा दिया, विशेषकर उन्होंने ऐतिहासिक पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शोधों को प्रकाशित करने का काम किया। उनके शिष्य सेवेल ने हिस्टोरिकेज जेट्सफ्रिट नामक ऐतिहासिक पत्रिका का जर्मन भाषा में संपादन 1859 में शुरू किया था। आगे चलकर इसका भी महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ और अनेक भाषाओं में ऐतिहासिक पत्रिकाओं का आरंभ हुआ, जैसे कि 1876 में फ्रेंच भाषा में रेबू हिस्टोरिक और 1884 में इटालवी भाषा में रिविस्ता हिस्टोरिका इटालियाना का प्रकाशन आरंभ हुआ। आगे चलकर 1886 में अंग्रेजी में हिस्टोरिकल रिव्यू और 1895 में अमेरिकन हिस्टोरिकल रिव्यू आदि ऐतिहासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरंभ हो गया। अर्थात कि ऐतिहासिक शोधों को बढ़ाने में भी इनकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। इनका मानना था कि ऐतिहासिक पत्रिकाएं जो हैं वे ऐतिहासिक स्रोतों को ठीक ढंग से आगे ले जा सकती हैं, आगे बढ़ा सकती हैं।
अब हम इनके इतिहास के कुछ ऐसे पक्षों पर ध्यान देते हैं कि जो थोड़ा सा वो कमियों के तौर पर देखा जा सकता है उस काल में, और वो काल की भी कमी हो सकती है या इनके व्यक्तित्व की कमी हो सकती है। जैसे कि इतिहास में वे धर्म का स्थान मानते थे और महत्वपूर्ण स्थान मानते थे। उनका मानना था कि इतिहास में जो धर्म की भूमिका है वो एक तरह से केंद्रीय है, क्योंकि संसार के चालन में वे ईश्वर की भूमिका को मानते थे। इतिहास को वो दैवी शक्तियों का गवाह मानते थे, जो धर्म और मध्यार्थ के क्षेत्र में रहकर एक यथार्थ पाठ उपस्थित करता है। तो एक प्रकार से वे इतिहास में धर्म के हस्तक्षेप को वे मानते थे, ईश्वर की भूमिका को वे मानते थे, और इस तरीके से हम एक तरीके से मान सकते हैं कि वे एक तरह से नियतवाद को भी थोड़ा बहुत स्वीकार करते थे। हालांकि आगे चलकर हम देखते हैं कि इतिहास में इस प्रकार की भूमिका को नकारा गया। इसके साथ ही उनके इतिहास की एक जो महत्वपूर्ण कमी रह गई वह थी राजनीतिक इतिहास को ज़्यादा महत्व देना। वे राजनीतिक इतिहास के प्रति विशेष प्रतिबद्धता रखते थे। उनके इसी कारण से उनके रचनाओं में राजनीति, कूटनीति, कानून और संवैधानिक इतिहास पर अकारण ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि जीवन के विविध क्षेत्र जो मानव के थे, जैसे कि सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, वे उनके इतिहास में उतना स्थान नहीं पा पाए जितना कि राजनीतिक विषयों को मिला। राजनीति के संकीर्ण दायरे के कारण ही आम आदमियों के जो जीवन के विभिन्न पक्ष इनके इतिहास लेखन में छूट गए। तो एक तरीके से ये इनके इतिहास लेखन की एक कमी मानी जा सकती है। इसके साथ ही इतिहास में व्यक्ति की भूमिका ये ज़्यादा मानते थे, या व्यक्तित्व की भूमिका। उनका मानना था कि मानव इतिहास के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि अपने ऐतिहासिक विकास में मनुष्य ने या व्यक्तित्व ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। वे इतिहास में निर्णायक कारक के रूप में क्रियाशील मनुष्यों को मानते थे, और विशेषकर विशेष पर्सनालिटीज को मानते थे। वे सामूहिक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को उतना महत्व नहीं दे पाते थे जितना कि वे व्यक्तिगत या व्यक्तित्वों को ज़्यादा महत्व दे पाते थे, और व्यक्तित्व का चित्रण उन्होंने बड़ा ही आकर्षक ढंग से किया है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि आगे चलकर इतिहास लेखन में यह बात सामने आई कि इतिहास में व्यक्ति के साथ साथ सामान्य व्यक्तियों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक तरीके से सामूहिक गतिविधियां इतिहास में केंद्रीय होती हैं, न कि एकल व्यक्तित्व। तो यह एक हम कमी भी देख सकते हैं। दूसरे एक अन्य उनके इतिहास लेखन में हम कमी देख सकते हैं, वह थे कि वे राजनीतिक रूढ़िवाद के समर्थक थे। वे जब फ्रांसीसी क्रांति का जब विश्लेषण करते हैं तो वे हम देखते हैं कि वे उस क्रांति के मूल्यों के खिलाफ थे। वे क्रांति का वर्णन बड़े ही तटस्थ तरीके से करते हैं, लेकिन वे जो फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद के प्रजातांत्रिक मूल्य विकसित हुए धीरे धीरे, उसके मोटे तौर पर वे विरोधी थे। उनका मानना था कि वे संविधान के भी विरोधी थे। वो कहते हैं कि संविधान सब दुखों की दवा नहीं है, और यह निश्चित रूप से सभी राज्यों के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार जो जनता के राज्य हैं या प्रजातांत्रिक राज्यों का जो सिद्धांत था, इसको फ्रांस ने अमेरिकी राज्यों में स्थापित किया फ्रांसीसी क्रांति ने, उसके भी विरोधी थे। उनका मानना था कि यह विचार एक प्रकार का नकारात्मक विचार है जो आगे चलकर यूरोप के परंपरागत सरकारों के लिए बड़ा ही घातक रहा है। वे मूलतः प्रजा के ईमानदार और कुशल सरकार से संतुष्ट थे, और उनका मानना था कि जो फ्रांसीसी क्रांति के मूल्य हैं एक तरीके से राष्ट्रों की विकास के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। वे आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण पर भी बहुत सकारात्मक रूप नहीं रखते थे। संभवतः उनके इस प्रजातांत्रिक और आधुनिक मूल्यों के विरोध के कारण उनके कई उदारवादी मित्र उनके साथ छोड़ दिए। लेकिन इसके बावजूद भी रैन की भूमिका है, और उन्होंने जो इतिहास लेखन में जो स्रोतों की विश्वसनीयता को स्थापित करने की कोशिश की, उनकी भूमिका है। एक अन्य क्षेत्र में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है कि वे ऐतिहासिक विमर्शों को बढ़ावा देना चाहते थे, और उन्होंने बढ़ावा दिया। अपने जीवन में वे जीवन भर वे अपने यहाँ ऐतिहासिक विमर्शों को बढ़ावा देते रहे, और उनके भाषणों को सुनने के लिए देश विदेश से लोग आते थे उनके पास। जो यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका से अनेक लोग उनके ऐतिहासिक विमर्शों में शामिल होते थे। इसमें से बहुत से सत्र उनके घर के अध्ययन कक्ष में स्थापित हुए थे, आयोजित होते थे, और
यहाँ पर वे उन लोगों को प्रशिक्षित करने का काम करते थे या उन लोगों के साथ विचार विमर्श करते थे जिन्हें इतिहास को व्यवसाय के रूप में अपनाना था। यह इतिहास लेखन के क्षेत्र में और इतिहास की शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों ने और बहुत से उनके शिष्यों ने आगे चलकर इतिहास लेखन को अपना एक गंभीर पेशे के रूप में अपनाया। उनके कुछ शिष्य जो थे विश्वविख्यात हुए, जिसमें विशेष रूप से जॉर्ज वेटेज, विल्हेम वॉन गिस्ब्रेक्ट और हेनरिक वॉन सिबेल का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जॉर्ज वेटेज ने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल रचना नामक पुस्तक की रचना की। इनमें जर्मन लोगों के राजनीतिक, संवैधानिक और कानूनी इतिहास को प्राचीन काल से लेकर उत्तर मध्य युग तक प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने का काम किया गया। यह पुस्तक भी चर्चित पुस्तक रही जर्मनी के संवैधानिक इतिहास में। उनके एक दूसरे शिष्य विल्हेम वॉन ग्रिस्ब्रेक्ट ने हिस्ट्री ऑफ द जर्मन एम्पेरियल एरा नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें अलंकारिक ढंग से जर्मनों के गुणों को वर्णन करने का कोशिश किया है। तत्कालीन समय में तो यह बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी गई थी। बाद में हालांकि इसमें देखा गया कि जर्मन बहुत सी अलंकारिक रूप से व्यक्त किया गया, इसलिए बाद में यह उतनी महत्वपूर्ण साबित नहीं हुई। इनके जो सबसे महत्वपूर्ण शिष्य था वह था हेनरिक वॉन सिबेल, जिसने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। इसमें विशेष रूप से हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट क्रूसेड एंड और द ओरिजिन ऑफ द जर्मन किंगशिप महत्वपूर्ण है। जॉर्ज सिबेल ने अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाया और साथ में कुछ अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी विकसित किया। उनके इतिहास लेखन, उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व को भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार यदि हम सामान्य तौर पर हम रैंक के इतिहास लेखन और इतिहास दर्शन पर चर्चा करें तो हम यह पाते हैं कि रैंक ने आधुनिक इतिहास लेखन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को स्थापित करने में, स्रोतों की विश्वसनीयता को स्थापित करने में और तटस्थ भाव से इतिहास लेखन में, ये तीन ऐसे जो उनकी दृष्टि है वह इतिहास लेखन के लिए केंद्रीय साबित हुई और आगे के समय में भी यह मील का पत्थर साबित रही। दूसरी बात, इतिहास को एक निश्चित अनुशासन के रूप में विकसित करने में भी रैंक की भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण रही है। यद्यपि रैंक के इतिहास लेखन में अनेक प्रकार की कमियां खोजी जा सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि वह इतिहास में हमेशा एक माने कि बहुत ही सम्मानी व्यक्ति रहेंगे और इतिहास लेखन में उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।